हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय स्पर्शदर्श आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसकी महत्व, उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 15 स्पर्शदंश। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि ये कहानी जाति भेद पर आधारित है, यानी जो जाति भेद होते हैं कि सुवर्ण और अन्य वर्ण में जो भेद है उस पर आधारित है। संपूर्ण मानव जाति एक समान है, किसी के अधिकारों को छीनना अन्याय और शोषण का शिकार। आइए इसे पढ़ते हैं। भवानी बाबा मंत्र के साथ सरसों छिड़कते थे, यानी वो कोई तांत्रिक जैसा था, खड़ा फूंक करता था। और गोकुल गिनगिना उठता था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। नीम बेहोशी में उसकी आंखें कभी खुलती और कभी बंद हो रही थी। उसके तन यानी शरीर पर कुछ नहीं था, केवल कमर में एक गंदी फटी हुई धोती लिपटी हुई थी। आंखों में डर की गहरी परत छाई हुई थी। वह अपनी नीम बेहोशी में ही जाने कितनी चिंताओं से गुजर रहा था। जब सांप ने उसे काटा तो उसे अच्छा लगा कि चलो अच्छा हुआ, इस नरगिया जीवन का अंत हुआ। यानी जब उसने सांप ने उसे डस लिया तो उसने सोचा बढ़िया है, मैं इस खराब जीवन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वह सांप की दवा कराने या झड़वाने के लिए भागा नहीं, बल्कि खेत की मेड़ पर ही लेट गया। खेत की मेड़ जहाँ पर छोटी छोटी सी बाउंड्री कर दी जाती है उसे खेत की मेड़ कहा जाता है। वो बाउंड्रीज जो होती है वो मिट्टी की ही होती है। लेकिन न जाने कहाँ से गांव का एक आदमी पहुंच गया और मेड़ पर पड़े हुए गोकुल को देखकर पूछा, कौन हो भाई, यहाँ क्यों सोए हो? उसके मुंह से निकल गया कि गोकुल सांप। सांप, अरे गोकुल, तुझे सांप ने काटा है और तू यहाँ सोया है, उठ उठ, चल चल। वह गोकुल को सहारा देकर गांव ले आया। भवानी बाबा विष झाड़ने के लिए बुलाए गए। यानी अब भवानी बाबा क्या कर रहे हैं, उसके सांप ने जो विषैलापन है उसे निकाल रहे हैं, उसे उतार रहे हैं। इस जमाने में भी डॉक्टर की दवा न कारगर कारकर तांत्रिक से विष उतारने की क्रिया हास्यप्रद ही नहीं, खतरनाक भी कही जाएगी। यानी यदि किसी को सांप काटा जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, चिकित्सालय ले जाए। लेकिन यहाँ पर एक बाबा जो तांत्रिक है, जो झाड़ा फूकी करता है और उससे विष उतरवाया जा रहा है। लेकिन मीलों तक इसी इलाके में न कोई अस्पताल है, न डॉक्टर। कोई यहाँ जाए, कौन है जिम्मेदार जिंदगियों के खतरे का? आखिर जो जिंदगी खतरे में है उसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? भवानी बाबा ही डॉक्टर हैं। लोगों का अगाध विश्वास है, यानी बहुत ज्यादा गहरा विश्वास भवानी बाबा में है और उन्हें भी अपने मंत्र पर पूरी आस्था है। विश्वास और आस्था का सहयोग ही यहाँ संकट का सहारा बनता है। नीची जाति के इस बहुत छोटे से टीले में ऊंची जातियों के भी काफी लोग जमा हो गए थे। यानी यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे, लेकिन उसको सांप काटा इस वजह से ऊंची जाति के उच्च वर्ण वाले लोग भी वहां पर आ गए थे। वे लोग तमाशा देख रहे थे, भवानी बाबा पूरी आस्था से अपना मंत्र चला रहे थे और ऊंची जातियों के कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन यह गोकुल इतनी रात गई खेत की मेड़ पर करने क्या गया था? जरूर खेत में चोरी करने गया होगा। अरे यहाँ अरे यह जहाँ पड़ा है था वह तो प्रधान का खेत है। अरे यह तो जन्म का चोर है, तभी तो ऐसा फल भोग रहा है। अब करे चोरी। मतलब लोग अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे थे कि इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ या इस वजह के साथ ऐसी ऐसी दलीलें देने लग गए। देखिए, आप लोग बकवास मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। यह नहीं होता तो भगवान ने यह नहीं होता तो भगवान से प्रार्थना करें कि यह आदमी जी जाए। भवानी बाबा बड़े गुस्से में झुंझला कर ये बात बोलते हैं। लोग चुप हो गए, लेकिन आंखों में व्यंग यानी हंसी भरकर मुस्कुराते रहे। कुछ यह कह कुछ यह कहते चले गए कि हूँ, भगवान से प्रार्थना करो, बड़ी कीमत है जान की इसकी। भादों की
भादो यानी हिंदी माह का महीना है। भादों की रात झाएँ-झाएँ कर रही थी। भीड़ में एक दिया टिमटिमा रहा था, यानी एक दिया जल रहा था रात्रि की वजह से। भीड़ छठते-छठते एक चौथाई रह गई। भवानी बाबा का मंत्र स्वर रह-रह कर मुखर हो उठता था, यानी तेज हो उठता था और गोकुल तेजी से जमीन पर हाथ रगड़ता हुआ आगे-पीछे झूमने लगता था। भवानी बाबा के स्वर में थकान उभरने लगी थी। कई घंटे हो गए, गोकुल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। भवानी बाबा भीतर यानी अंदर से कहीं निराश होने लगे थे। गोकुल की बीवी छाती पीटकर उसके पास रो रही थी, क्योंकि उसको लगा था कि मेरा पति पता नहीं सही होगा या नहीं। बच्चे भी चिल्ला रहे थे। भवानी बाबा ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया और दूर बैठा दिया था। हवा रह रहकर तेज हो रही थी और दीपक की लौ बुझने बुझने को होकर संभल जाती, यानी हवा से कभी दीपक जलने के लिए होता और कभी वो बुझने की स्थिति में आ जाता था। एकाएक गोकुल गोकुल का 7 वर्षीय बेटा चिल्लाता हुआ आया और उससे लिपट कर चिल्ला पड़ा, बपई तुम्हें क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं हो? यानी उस बेटे का प्यार अपने पिताजी के लिए उमड़ पड़ा। गोकुल ने बलपूर्वक आंखें छपछपाई, सिर झटका लगा जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसमें एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई पड़ने लगी, जैसे भीतर ही भीतर यानी अंदर ही अंदर अपने से लड़ रहा हो। भवानी बाबा को लगा कि उसका मंत्र काम करने लग गया। उनकी जाती हुई आस्था लौट आई। वे फिर वेग से मंत्र मारने लगे और चमत्कार हो गया। गोकुल ठीक होने लगा। कुछ देर बाद वह स्थिति हो गया। पंख की तरह पलके फड़फड़ा कर सामने अपने बेटे को देख रहा था और चिल्ला पड़ा बचवा, यानी अपने बेटे को बेटा कह के पुकारने लगा। भवानी बाबा की जय। भीड़ चिल्ला पड़ी कि भवानी बाबा ने उसको ठीक कर दिया। हे भगवान, तुमने मेरी लाज रख ली। बहुत जाबिल सांप जालिब सा बिल सांप से पाला पड़ा था। ले जाओ इसे, नहलाओ और धुलाओ। सुबह हो रही थी, भीड़ छट गई थी, यानी भीड़ खत्म हो गई थी। गोकुल की बीवी उसे लिपट कर रो रही थी। हे राम, मेरा क्या होता? गोकुल भी रो पड़ा। पूरा परिवार उसके भीतर हाहाकार कर उठा, यानी सभी रोने लगे कि अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता। कुछ देर बाद उसने कहा, बचवा की माँ, मैं सोऊंगा, अब लंबी नींद सोऊंगा, तुम भी जाकर सो रहो। वह लेटा लेटा सोचने लगा, मैंने क्या जिंदगी से छुटकारा पाना चाहा। मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होता, क्या करता? मैंने परिवार के लिए क्या किया? क्या मुझे मर्द और बाप होने का अधिकार रह गया है? वो अपने अंदर ही अंदर इस बात को सोचने लगा कि क्यों मैं मृत्यु को पाना चाहता था। मेरे मरने के बाद में इन बच्चों का और मेरी पत्नी का आखिर क्या होता? मेरे सामने ही मेरा घर उपास करे और मैं मर्द और बाप बना रहने का दावा करूं। लागत है मुझ पर कई दिन से खाने को ही नहीं मिला। मैंने सोचा रात को प्रधान के खेत से मक्के की बालियां तोड़ लाऊं। हूँ, प्रधान का खेत कैसे हो गया? लाठी के जोर से चाहे जो कर लो भाई, नहीं तो वह खेत तो मेरा है। हलवाही में प्रधान ने वह खेत मुझे दिया था। मैंने जोते मैंने जोता और उसे बोया भी। खेत उफन कर खड़ा हो गया। बस प्रधान के मन में लालच और बेईमानी आ गई। उसने कहा, तुमने मेरे खेतों को ठीक से जोता बोया नहीं। मेरे साधन का इस्तेमाल कर अपना खेत सजाया संवारा। तुम खेत बदल लो। अब उसका खेत जिसमें फसल लहलहा रही थी, उसका खेत प्रधान ने बदल लिया। उसने यह खेत ले लिया और उसके बदले एक बंजर खेत दे दिया। मैंने मंजूर नहीं किया। मैंने तय कर लिया कि इसके यहाँ नौकरी अब मैं नहीं करूँगा। भातों में तो वैसे भी कोई काम नहीं होता, कुआर में देखा जाएगा। ये कार्तिक, कुआर, भादो, सावन, आषाढ़, ये सभी क्या है? हिंदी मास के महीने होते हैं। भादों का महीना कितना भयानक होता है हम लोगों के लिए। कुछ काम धाम नहीं होता, घर में खाने को नहीं होता। झपटी बरखा, चूती हुई छत, यानी टपकती हुई छत, बुझा हुआ चेहरा, चारों ओर कीचड़ और रेंगते हुए सांप और बिच्छू, क्योंकि बरसाती जैसा मौसम होता है तो उस समय ये जानवर थोड़े ज्यादा बाहर निकलते हैं।
कल रात मैंने ठान लिया था कि मक्के की बालियां तोड़ कर लाऊंगा। भूख से मरते परिवार का दर्द देखा नहीं जाता। यह दुख देखते देखते जिंदगी से विराग हो चला। और जब सांप ने काट लिया तो मैंने चैन की सांस ली। चलो अच्छा हुआ कि सांप ने काट लिया, अब मैं मर जाऊंगा तो इस जिल्लत भरी जिंदगी से आराम पा जाऊंगा। लेकिन नहीं, मुझे मरना नहीं चाहिए। मैंने सांप काटने की बेहोशी में बचवा से लिपट कर रोते हुए देखा तो मेरे भीतर जीने की इच्छा जाग गई। मैं जीना चाहता था और मैं सांप के जहर से लड़ने लगा। मैं जीऊंगा, अपने परिवार के लिए जीऊंगा। जिस खेत को मैंने पसीने से सींचा है उसकी फसल काटूंगा। वह फसल मेरी है। मैं दूसरे गांव के अपने भाइयों को जमा करूंगा। मैं अकेला नहीं हूँ। उसकी आंख लगी ही थी कि प्रधान का लड़का दरवाजे पर आकर पुकारने लगा, गोकुल, रे गोकुल, चल पिताजी बुला रहे हैं। वह आंख मलता हुआ उठा और बोला, रात भर जागा हूँ, थोड़ी देर सो लेने दिया होता। सवेरे सवेरे ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी? यह तो पिताजी ही बताएंगे। लड़का मुस्कुराने लग गया। गोकुल समझ गया कि क्या मामला है। वो एक बार डर से कांप गया, फिर उसने अपने को हिम्मत बधाई। चल गोकुल, यही वक्त है वारा न्यारा कर लेने का। डरकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। वह प्रधान के यहाँ पहुंचा तो देखा काफी लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। देखते ही प्रधान ने तलखी भरे स्वर में पूछा, क्यों रे गोकुल, तू रात को मेरे खेत में चोरी करने गया था? नहीं तो मालिक, नहीं तो मालिक के बच्चे, ये बालियां किसने तोड़ी है? गोकुल चुप रहा, सोचता रहा क्या जवाब दे। चोरी करने गए थे ना? अच्छा हुआ सांप ने काट लिया। नहीं, मैं चोरी करने नहीं गया था। बालियां तोड़ी थी लेकिन चोरी नहीं की। अच्छा, तो क्या तेरे बाप का खेत है? खेत तो आपका है लेकिन फसल मेरी है। गोकुल ने ये बात उससे कही। अच्छा, तो तेरी यह हिम्मत हो गई, मार जूतों की तेरी खाल खींच लूंगा। देखिए, गाली मत दीजिए। आपका हलवाहा हूँ, गुलाम नहीं। हलवाहा यानी आपका नौकर हूँ मैं, हल चलाने वाला हूँ, लेकिन आपका गुलाम नहीं। प्रधान का चेहरा तिलमिला गया, यानी उसे गुस्सा आ गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यह नीच यानी निम्न जाति उन जैसे आदि चीज का भरी सभा में इस तरह से अपमान करेगा। उन्होंने आगे बढ़कर गोकुल को थप्पड़ मारा। दूसरा थप्पड़ मारने जा रहा था कि गोकुल ने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया, यानी गोकुल ने सिर्फ एक ही थप्पड़ उनसे खाया। ताकते क्या हो, खत्म कर दो इसको, उन्होंने अपने लोगों को ललकारा। उसके एक लड़के ने उसके पेट में एक लात मारी, दूसरे ने उसकी गर्दन पकड़ी दबा दी, एक आदमी ने उसकी बाह पकड़कर मरोड़ दी। उसका दम घुटने लगा, वह छटपटाने लगा, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। कुछ देर बाद लड़के ने उसकी गर्दन छोड़ दी और हाथ पकड़े वाले ने जोर से धक्का दिया, जा, अब तेरा खेल खत्म। वह कटे हुए पेड़ की तरह नीचे लुढ़क गया, ठंडा और निस्पंद। अरे, यह तो मर गया। भीड़ ने भीड़ में आवाज बजबजाने लगी। उसकी पत्नी आधी पानी की तरह आई आंधी पानी की तरह आई और उसके ठंडी शरीर को पर गिरकर विलाप करने लगी, यानी रोने लगी। बच्चे भी उसके चिल्लाने लगे। गोकुल की टोली के थोड़े से लोग दमित आक्रोश लिए खड़े थे, यानी अपने अंदर जो गुस्सा था उसे दबाकर खड़े थे। और प्रधान के आदमी थाने में रपट यानी शिकायत दर्ज लिखाने जा रहे थे कि गोकुल सांप काटने से मर गया। एकाएक गोकुल का लड़का लाश छोड़कर उठ पड़ा और भागा। कहाँ जा रहे हो बचवा? माँ चिल्लाई। अभी आ रहा हूँ माई। वह दूसरे गांव की ओर भागा जा रहा था, अपने जाति भाइयों को सूचना देने। उसे याद है कि उस दिन उस गांव का नेता आया था और उसके बपई यानी उसके पिताजी से कह रहा था कि जीने के लिए हमें एक होकर सांपों से लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारा ये अध्याय और हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।